और सुदृढ़ हो। नमस्कार। सबसे एक्सेलेंसीज, मीडिया के साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं राष्ट्रपति मेरे मित्र रामाफोसा जी को इस ब्रिक्स समिट के सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जैसा मैंने कल कहा था, भारत ने ब्रिक्स की सदस्यता में विस्तार का हमेशा से पूरी तरह समर्थन किया है। भारत का ये मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। मुझे खुशी है कि हमारी टीम्स ने मिलकर एक्सपांशन के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, क्राइटेरिया और प्रोसीड्यूर पर सहमति बनाई है और इनके आधार पर आज हम अर्जेंटीना, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरब, इथियोपिया और यूएई का ब्रिक्स में स्वागत करने के लिए सहमत हुए हैं। सबसे पहले मैं इन देशों के लीडर्स और वहां के नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर हम अपने सहयोग को एक नई गति और नई ऊर्जा देंगे। भारत के इन सभी देशों के साथ बहुत ही गहरे संबंध है, बहुत ही ऐतिहासिक संबंध है। ब्रिक्स की मदद से हमारे द्विपक्षीय सहयोग में नए आयाम अवश्य जुड़ेंगे। जिन अन्य देशों ने भी ब्रिक्स से जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है, भारत उनको भी पार्टनर कंट्रीज के रूप में जुड़ने के लिए कॉन्सेंसस बनाने में योगदान देगा। फ्रेंड्स, ब्रिक्स का विस्तार एवं आधुनिकीकरण इस बात का संदेश है कि विश्व के सभी इंस्टीट्यूशंस को बदलते समय की परिस्थितियों के अनुरूप ढलना चाहिए। ये एक ऐसी पहल है जो 20वीं सदी में स्थापित अन्य ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के रिफॉर्म के लिए एक मिसाल बन सकता है। फ्रेंड्स, अभी मेरे मित्र रामाफोसा जी ने भारत के मून मिशन को लेकर के ढेरों बधाइयां दी और मैं यहाँ कल से अनुभव कर रहा हूँ, हर किसी से बधाइयां मिल रही हैं और दुनिया भर में भी इस सफलता को एक देश की सीमित सफलता के रूप में नहीं, लेकिन पूरी मानव जाति की एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में स्वीकार किया जा रहा है। ये हम सभी लोगों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है और भारत के वैज्ञानिकों को पूरे विश्व की तरफ से अभिनंदन का अवसर है। फ्रेंड्स, कल शाम भारत के चंद्रयान ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की। ये केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
और जिस क्षेत्र में भारत ने अपना टारगेट तय किया था, वहां पहले कभी कोई प्रयास नहीं हुआ है और ये प्रयास सफल हुआ है। तो बड़ा डिफिकल्ट टेरेन के ऊपर विज्ञान हमें पहुंचा पाया है। ये अपने आप में विज्ञान की, वैज्ञानिकों की बड़ी सफलता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबकी तरफ से मुझे भारत को, भारत के वैज्ञानिकों को और दुनिया की वैज्ञानिक कम्युनिटी को जो बधाई के संदेश मिले हैं, मैं सार्वजनिक रूप से आप सबका, मेरी तरफ से, मेरे देशवासियों की तरफ से और मेरे वैज्ञानिकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। बीच उपस्थित होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रपति रामाफोसा का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने ब्रिक्स आउटरीच समिट के अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विचार साझा करने का अवसर दिया है। पिछले 2 दिनों में ब्रिक्स की सभी चर्चाओं में हमने ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकताओं और चिंताओं पर बल दिया है। हमारा मानना है कि ब्रिक्स द्वारा इन मुद्दों पर विशेष महत्व दिए जाना वर्तमान समय की जरूरत है। हमने ब्रिक्स फोरम के विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। हम सभी नए पार्टनर देशों का स्वागत करते हैं। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फोरम्स को रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाने की हमारी कोशिशों की तरफ एक पहल है। एक्सेलेंसीज, जब हम ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मात्र डिप्लोमेटिक टर्म्स नहीं है। हमारे साझा इतिहास में हमने उपनिवेशवाद और रंगभेद का मिलकर विरोध किया है। अफ्रीका की भूमि पर ही महात्मा गांधी ने अहिंसा और पीसफुल रेजिस्टेंस जैसी शक्तिशाली अवधारणाओं को विकसित किया, परखा और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के इस्तेमाल किया। उनकी सोच और विचारों ने नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता को प्रेरित किया। इतिहास के इस मजबूत आधार पर हम अपने आधुनिक संबंधों को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं। आज भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और 5वां सबसे बड़ा निवेशक देश है। सूडान, बुरुंडी और रवांडा में पावर प्रोजेक्ट्स में हो या इथियोपिया और मलावी में शुगर प्लांट्स, मोजाम्बिक, कोत दीवार और एस्वातिनी में टेक्नोलॉजी पार्क्स हो या तंजानिया और युगांडा में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए कैंपस, भारत ने अफ्रीका के देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा प्राथमिकता दी है। एजेंडा 2063 के अंतर्गत अफ्रीका को भविष्य का
ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और करीबी साझेदार है। अफ्रीका में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए हमने टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन में 15,000 से भी अधिक स्कॉलरशिप प्रदान की है। हमने नाइजीरिया, इथियोपिया और तंजानिया में डिफेंस एकेडमीज और चैलेंजेस और कॉलेजेस का निर्माण किया है। बोत्सवाना, नामीबिया, युगांडा, लेसोथो, जाम्बिया, मॉरिशस, सेशल्स और तंजानिया में प्रशिक्षण के लिए टीम्स डिप्लॉय की है। लगभग 4,400 भारतीय पीसकीपर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, अफ्रीका में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आतंकवाद और पायरेसी के विरुद्ध लड़ाई में भी हम अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी के मुश्किल समय में हमने अनेक देशों को खाद्य पदार्थों और वैक्सीन की आपूर्ति की। अब हम अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कोविड और अन्य वैक्सीन की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं। मोजाम्बिक और मालावी में साइक्लोन हो या मेडागास्कर में फ्लड्स, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सदैव अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। एक्सेलेंसी, लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक, पश्चिम एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडो पैसिफिक से लेकर इंडो अटलांटिक तक भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का आधार है। यह हमारी G20 अध्यक्षता का भी मूल मंत्र है। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमने 3 अफ्रीकी देशों तथा कई विकासशील देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। एक्सेलेंसी, मेरा मानना है कि ब्रिक्स और आज उपस्थित सभी मित्र देश मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सशक्त करने में सहयोग कर सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है। सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मैं आप सबको इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन अर्थ, वन हेल्थ, बिग कैट अलायंस, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव्स में सहभागिता के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जुड़ने के लिए अपने अपने विकास में उसका लाभ उठाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमें अपना अनुभव और क्षमताएं आप सबके साथ साझा करने में खुशी होगी।
मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से हमें सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए एक नया आत्मविश्वास मिलेगा। मैं एक बार फिर इस अवसर के लिए आप सबका विशेष रूप से राष्ट्रपति रामाफोसा का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Hey. Yes, Did you join the company just 5 months back? yeah, I did, but why are you asking me? How did you get promoted so fast? It is because boss fired 10 people and he hired me to do work of these 10 people. I'm doing this fabulously. That's why I deserve promotion so fast. But how are you able to do the work of 10 people single-handedly? It's simple because I'm using ChatGPT and other AI tools and I'm making AI work for me. Can you teach me how to do so? Absolutely, yes, I can. Hi, my name is Aditya Goenka. And my name is Aditya Kachwe. We both are Adityas and we both are also alumni of IIT Kharagpur. We have together co-founded multiple 8-figure startups like Mad About Sports and B10X. In our 2 hours workshop, we are going to teach you how you can use ChatGPT efficiently by giving killer prompts. On top of that, we are going to teach you multiple AI tools which will make you 10x version of yourself. All these things just at rupees 299. And if you register before tonight, we have included bonuses for 10,500 rupees. So it is a no-brainer to join this workshop. So See you in the workshop. If you had 1 crore, would you invest that money in buying the house? क्या आप अपना सपनों का घर लोगे? इसी बचपन से हम सबको बोला गया बेटा खुद का घर, खुद का घर, खुद का घर. This is absolute brainwash. You're watching this. Probably you're married. You have a family and you're thinking that I want to have safety net. And this is why majority of the people fail in life because they never had the financial education, investment education. Let's say take in a scenario. You buy a house worth 1 crore. 5 years from now, it will probably be worth 2 crore. Good. Wonderful, exactly, right? This is a great investment, 2 crores after 5 years. But what if I say, you can take that 1 crore, invest in something which is going to give you double or triple or 5 times return in less time than 5 years. What is that investment? That investment is called investment in self-education. That's exactly what I did. You see, so many of my friends, when I was in a job, everybody's buying, oh, I bought this house on a loan and I keep paying the installment and all that thing. I said, no, I don't want to buy a house. 2016 and 17, I spent few lakhs on my self-education. And guess what happened? I made 1 crore in my business in 2018. Second year, 2.5 crore. Third year, 16. Fourth year, 27. समय की जरूरत है। हमने ब्रिक्स फोरम के विस्तार करने का भी निर्णय लिया है। हम सभी नए पार्टनर देशों का स्वागत करते हैं। ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस और फोरम्स को रिप्रेजेंटेटिव और इंक्लूसिव बनाने की हमारी कोशिशों की तरफ एक पहल है। एक्सेलेंसीज, जब हम ग्लोबल साउथ शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये मात्र डिप्लोमेटिक टर्म्स नहीं है। हमारे साझा इतिहास में हमने उपनिवेशवाद और रंगभेद का मिलकर विरोध किया है। अफ्रीका की भूमि पर ही महात्मा गांधी ने अहिंसा और पीसफुल रेजिस्टेंस जैसी शक्तिशाली अवधारणाओं को विकसित किया, परखा और भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के इस्तेमाल किया। उनकी सोच और विचारों ने नेल्सन मंडेला जैसे महान नेता को प्रेरित किया। इतिहास के इस मजबूत आधार पर हम अपने आधुनिक संबंधों को एक नया स्वरूप दे रहे हैं। एक्सेलेंसी, भारत ने अफ्रीका के साथ संबंधों को उच्च प्राथमिकता दी है। उच्च स्तरीय बैठकों के साथ साथ हमने अफ्रीका में 16 नए दूतावास खोले हैं। आज भारत
अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है और पांचवा सबसे बड़ा निवेशक देश है। सूडान, बुरुंडी और रवांडा में पावर प्रोजेक्ट्स में हो या इथियोपिया और मलावी में शुगर प्लांट्स, मोजाम्बिक, कोत दीवार और एस्वातिनी में टेक्नोलॉजी पार्क्स हो या तंजानिया और युगांडा में भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा बनाए गए कैंपस, भारत ने अफ्रीका के देशों की कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को हमेशा प्राथमिकता दी है। एजेंडा 2063 के अंतर्गत अफ्रीका को भविष्य का ग्लोबल पावर हाउस बनाने की यात्रा में भारत एक विश्वसनीय और करीबी साझेदार है। अफ्रीका में डिजिटल डिवाइड कम करने के लिए हमने टेली एजुकेशन और टेली मेडिसिन में 15,000 से भी अधिक स्कॉलरशिप प्रदान की है। हमने नाइजीरिया, इथियोपिया और तंजानिया में डिफेंस एकेडमीज और कॉलेजेस का निर्माण किया है। बोत्सवाना, नामीबिया, युगांडा, लेसोथो, जाम्बिया, मॉरिशस, सेशल्स और तंजानिया में प्रशिक्षण के लिए टीम्स डिप्लॉय की है। लगभग 4,400 भारतीय पीसकीपर्स, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं, अफ्रीका में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। आतंकवाद और पायरेसी के विरुद्ध लड़ाई में भी हम अफ्रीका के देशों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। कोविड महामारी के मुश्किल समय में हमने अनेक देशों को खाद्य पदार्थों और वैक्सीन की आपूर्ति की। अब हम अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर कोविड और अन्य वैक्सीन की ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम कर रहे हैं। मोजाम्बिक और मालावी में साइक्लोन हो या मेडागास्कर में फ्लड्स, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सदैव अफ्रीका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। एक्सेलेंसी, लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक, पश्चिम एशिया से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक, इंडो पैसिफिक से लेकर इंडो अटलांटिक तक, भारत सभी देशों को एक परिवार के रूप में देखता है। वसुधैव कुटुंबकम यानी होल वर्ल्ड इज अ फैमिली हजारों वर्षों से हमारी जीवन शैली का आधार है। यह हमारी G20 अध्यक्षता का भी मूल मंत्र है। ग्लोबल साउथ की चिंताओं को मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हमने 3 अफ्रीकी देशों तथा कई विकासशील देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में आमंत्रित किया है। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव भी रखा है। एक्सेलेंसी, मेरा मानना है कि ब्रिक्स और आज उपस्थित सभी मित्र देश मिलकर मल्टीपोलर वर्ल्ड को सशक्त करने में सहयोग कर सकते हैं। ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने और रिलेवेंट बनाए रखने के लिए उनके रिफॉर्म्स को प्रगति दे सकते हैं। काउंटर टेररिज्म, पर्यावरण सुरक्षा, क्लाइमेट एक्शन, साइबर सिक्योरिटी, फूड एंड हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, रेजिलिएंट सप्लाई चेन के निर्माण में हमारे समान हित है।
सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। मैं आप सबको इंटरनेशनल सोलर अलायंस, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड, कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वन अर्थ, वन हेल्थ, बिग कैट अलायंस, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय इनिशिएटिव्स में सहभागिता के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से जुड़ने के लिए अपने अपने विकास में उसका लाभ उठाने के लिए मैं आप सबको आमंत्रित करता हूं। हमें अपना अनुभव और क्षमताएं आप सबके साथ साझा करने में खुशी होगी। मुझे विश्वास है कि हमारे साझा प्रयासों से हमें सभी चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए एक नया आत्मविश्वास मिलेगा। मैं एक बार फिर इस अवसर के लिए आप सबका विशेष रूप से राष्ट्रपति रामाफोसा का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Thank you very much, Prime Minister Modi. It now gives me pleasure to ask President Xi Jinping, President of the People's Republic of China, to take the floor. Colleagues, let me begin by thanking President Ramaphosa for preparing the dialogues. I am delighted to join you all in this discussion on global development. Development embodies our people's aspiration for a better life. It is the top priority for developing countries and a timeless theme for humanity. As the UN 2030 Agenda for Sustainable Development is due for a midterm review this year, the delivery of most SDGs remains slow. This is a cause for concern. And the global development endeavor faces formidable challenges. The international community must pursue the larger interests of all countries, respond to people's concerns, and restore development to the center of the international agenda. The representation and voice of developing countries in global governance should be increased, and developing countries be supported in realizing better development. It is also important to uphold true multilateralism, forge a global development partnership, and create a secure and stable international environment for shared development. Colleagues, over the years, China has stood in solidarity with fellow developing countries through thick and thin. China has been and will always remain a member of developing countries. I proposed the Global Development Initiative precisely for the purpose of calling on the world to stay focused on development and lending impetus to the implementation of the 2030 Agenda. Last year, China held the first high-level dialogue on global development, where a host of measures for development cooperation were unveiled. Encouraging progress has been made since then. We have put development first and allocated more resources.
China has set up a global development and South-South cooperation fund with a total funding of $4 billion. And Chinese financial institutions will soon set up a special fund of $10 billion dedicated to the implementation of the GDI. We have taken results-oriented actions and deepened practical cooperation from Asia to Africa, from Pacific Island countries to the Caribbean. Over 200 cooperation projects have come to fruition, and cooperation mechanisms are growing in areas such as poverty reduction, education, and health. We have unleashed the power of innovation and built up momentum for development. Under the GDI, we have prioritized green development, new type industrialization, the digital economy, and some other key areas, and pursued a partnership on new industrial revolution to boost high-quality development. We have tided over difficulties together and made development more resilient. Food and energy security bear on the economy of a country and the well-being of its people. We have launched a China FAO South-South Cooperation Trust Fund, implemented the Food Production Enhancement Action, and provided food assistance to and shared agro-tech with many countries. We have also initiated a global clean energy cooperation partnership with a view to achieving energy security. China is a friend that Africa can count on. Over the past decade, China has provided a large amount of development assistance to Africa and helped build more than 6,000 kilometers of railway, over 6,000 kilometers of highway, and 80+ large power facilities on the continent. Going forward, China will carry out more cooperation with African countries to support Africa in enhancing its own capacity for development. Specific measures will be taken, such as providing satellite mapping data products, implementing a smart customs cooperation partnership, and launching with UNESCO a GDI for Africa's Future action plan to support sustainable development in Africa. Colleagues, a Chinese adage reads, "Victory is ensured when people pool their strength. Success is secured when people put their heads together." Let us stay committed and united to build a community of shared development and make sure that in the process of global modernization, no country is left behind. Thank you. General of the United Nations, and I now call upon Secretary General Antonio Guterres to address us. Distinguished heads of state and government,
Excellencies, ladies and gentlemen, let me begin by thanking President Cyril Ramaphosa. We take great inspiration from the Rainbow Nation's extraordinary path to unity through action and justice. That is what our world needs: unity for action and unity for justice. We are confronting existential challenges. The climate crisis is spiraling out of control. A global cost of living crisis is raging. Poverty, hunger, and inequalities are growing against the objectives of the Agenda 2030 for Sustainable Development. New technologies are raising red flags without a global architecture to deal with them. And geopolitical divides and conflicts are multiplying with profound global implications, especially the impacts from the Russian invasion of Ukraine. Excellencies, we are moving towards a multipolar world, and that is a positive thing. But multipolarity in itself is not enough to guarantee a peaceful or just global community. To be a factor of peace, equity, and justice in international relations, multipolarity must be supported by strong and effective multilateral institutions. Look no further than the situation in Europe at the dawn of the last century. Europe was multipolar, but it lacked strong multilateral mechanisms, and the result was World War I. As the global community moves towards multipolarity, we desperately need, and I have been vigorously advocating for, a strengthened and reformed multilateral architecture based on the UN Charter and international law. Today's global governance structures reflect yesterday's world. They were largely created in the aftermath of World War II, when many African countries were still ruled by colonial powers and were not even at the table. And this is particularly true of the Security Council of the United Nations and the Bretton Woods institutions. For multilateral institutions to remain truly universal, they must reform to reflect today's power and economic realities, and not the power and economic realities of the post-Second World War. In the absence of such reform, fragmentation is inevitable. And we cannot afford a world with a divided global economy and financial system, with diverging strategies on technology, including artificial intelligence, and with conflicting security frameworks. The IMF estimates that such a fracture could cost 7% of global GDP, a cost that would be disproportionately borne by low-income countries, mainly in Africa. And so I've come to Johannesburg with a simple message. In a fracturing world with overwhelming crises, there is simply no alternative to cooperation. We must urgently restore trust and revigorate multilateralism for the 21st century. And this requires the courage to compromise in the reforms that are necessary for the common good. And it requires full respect for the UN Charter, international law, universal values, and all human rights, social, cultural, economic, civil, and political. And it requires much greater solidarity. Of course, none of this is easy, but it is essential. And it is essential especially for Africa. The African continent, a historic victim of slavery and colonialism, continues to confront grave injustices. On average, African countries pay 4 times more for borrowing than the United States and 8 times more than the wealthiest European countries. And African countries accounts for just 4% of global greenhouse gas emissions, but it is an epicenter of climate chaos, suffering disproportionately impacts of climate change. And so looking ahead, I saw 2 priorities for action and justice. First, on the economic front. Redesigning today's outdated, dysfunctional and unfair global financial architecture is essential, but I know it won't happen overnight.
Yet we can and must take practical action now. The Sustainable Development Goals stimulus I have proposed, an effective debt workout mechanism, and other steps necessary to multiply the resources available for developing countries are vital for sustainable development in Africa and to give options to African governments to support the development of their peoples. We must also drastically step up climate action and climate justice. I have put forward the Climate Solidarity Pact, in which developed countries provide financial and technical support to help emerging economies in Africa and beyond to promote an equitable and just transition to renewable energy. And I have presented an acceleration agenda to boost these efforts, with developed countries committing to reach net zero emissions as close as possible to 2040 and developing countries as close as possible to 2050. And developed countries must also finally keep their promises to developing countries by meeting the 100 billion goal, doubling adaptation finance, replenishing the Green Climate Fund, and operationalizing the Loss and Damage Fund this year. And as a matter of justice, Africa must be considered a priority in all these efforts. Excellencies, we will not solve our common challenges in a fragmented way. Together, let us work to advance the power of universal action, the imperative for justice, and the promise of a better future, and I thank you. Thank you, Your Excellency, Secretary General of the United Nations. Your Excellencies, there are almost 65 of us, and this forum has been designed so that everyone should be able to make a statement. I will not be making any commentary in between to ensure that we do conserve time. I similarly would like to request that when we speak, we should remind ourselves of the time limit that we have put aside for each one of us to speak. So I do beg for your indulgence in that regard. My next speaker will be His Excellency Azali Osunami, President of the Union of Comoros, but also the Chair of the African Union. President Osunami. Merci beaucoup, Monsieur le Président et chers frères. Monsieur Antonio Guterres, Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Excellences, chers collègues, chefs d'État et de gouvernement, en vos rangs et qualité, honorable assistance, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un grand honneur et un privilège pour moi de prendre part à cette importante rencontre et d'apporter la contribution de l'Union africaine à ces échanges que j'espère fructueux pour l'avenir des pays que nous représentons. Mais permettez-moi, avant d'entrer dans le vif du sujet, d'adresser nos vifs remerciements à notre frère, le président Ramaphosa, au gouvernement et au peuple sud-africain pour l'accueil particulièrement chaleureux qui nous a été réservé à notre arrivée dans ce beau pays. Nous leur exprimons également notre profonde gratitude pour les bonnes dispositions prises pour faciliter le déroulement de nos travaux et rendre agréable notre séjour en Afrique du Sud, la terre de Nelson Mandela, notre grand leader, une figure emblématique qui fait l'honneur et la fierté de notre continent. Honorable assistance, l'Union africaine que j'ai l'insigne honneur de représenter pour cette année 2023 accorde une importance capitale aux liens qui l'unissent avec les pays du BRICS. Elle les considère comme une remarquable opportunité pour les deux parties d'explorer ensemble
les domaines de coopération qui leur seront mutuellement bénéfiques. Elle se réjouit ainsi de l'expansion du bloc vers les pays du continent africain, une démarche qui devrait contribuer à multiplier les avantages associés à cette coopération. Les capacités variées des BRICS dans des secteurs divers sont un atout important qui favorisera certainement la croissance et le développement du continent africain. Aujourd'hui, l'Afrique est confrontée, entre autres défis, à la problématique de l'indépendance alimentaire, ce qui est inadmissible, puisque notre continent, qui dispose de 65% des terres cultivables du monde, enregistre chaque année un déficit alimentaire de plus de 1 200 milliards de dollars. Cependant, les BRICS, de par leurs compétences multiformes, pourraient aider l'Afrique à accomplir son objectif d'indépendance alimentaire à travers l'acquisition de nouvelles technologies permettant d'améliorer les capacités de la production agricole. L'Afrique est également confrontée à la problématique de son industrialisation, puisque le continent a de grandes réserves mondiales de matières premières, alors qu'il ne dispose malheureusement pas de capacités d'exploitation et de transformation de ces minéraux sur place. Ainsi, une collaboration entre les BRICS et l'Afrique permettrait de développer des unités de production et de transformation dans le cadre d'un vaste programme d'industrialisation qui favoriserait la transition verte. S'agissant enfin du développement pharmaceutique en Afrique, les BRICS disposent d'une capacité pour développer un partenariat avec l'Afrique afin de promouvoir la recherche dans le secteur pharmaceutique, mais aussi favoriser l'augmentation de la production pharmaceutique. L'exemple de la production de vaccins en Afrique du Sud, notamment lors de la Covid, a démontré que nos pays africains ont non seulement les techniques et les technologies nécessaires, mais aussi la capacité de contribuer aux efforts mondiaux visant à promouvoir ce secteur. Je voudrais alors saisir cette occasion pour réitérer la grande disponibilité de l'Union africaine à faire de la réduction de la relation BRICS-Union africaine un partenariat franc, durable, gagnant-gagnant. Mesdames et messieurs, les relations commerciales entre l'Afrique et les BRICS sont multidimensionnelles et sont illustrées de nombreux avantages liés au sommet Sud-Sud. Il est important de souligner que les BRICS représentent un des partenaires commerciaux majeurs de notre continent et que leur poids économique et démographique constitue un atout majeur inégalé à l'échelle mondiale. Nos pays africains souhaiteraient alors, dans le cadre de ce partenariat, tirer parti des instruments de financement créés par les BRICS, tels que la nouvelle banque de développement, dont l'objectif est de financer des projets de développement en mettant l'accent sur la durabilité. Au moment où notre continent africain plaide pour des réformes profondes dans l'architecture financière mondiale, nous exhortons les BRICS de jouer un rôle de groupe de pression en faveur de ces réformes. Aussi, des réformes structurelles et profondes de l'architecture financière mondiale sont plus que nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins qui ne sont pas pris en compte dans l'architecture mondiale. S'agissant du fardeau de la dette qui asphyxie plusieurs économies africaines, l'Union africaine a mis en place un groupe de travail en vue de proposer des voies et moyens pour une réorganisation de la dette africaine. Dans ce contexte, le contingent réserve arrangement CRA mis sur pied par les BRICS pourrait bénéficier aux pays de notre continent si ce fonds devenait opérationnel. En effet, le CRA pourrait permettre aux pays africains
d'accéder à des prêts avec de meilleures conditions de remboursement, ce qui serait très avantageux pour les pays confrontés à des coûts prohibitifs d'accès aux marchés financiers mondiaux. Au-delà de relations importantes qui lient actuellement nos deux parties, notre continent a le potentiel d'offrir aux BRICS davantage d'opportunités considérables, notamment sur les plans géopolitiques, économiques, sécuritaires et culturels. C'est le cas de la zone de libre-échange continentale africaine qui offre aux pays du BRICS une opportunité unique de redynamiser leurs efforts visant à renforcer leurs relations commerciales avec les pays émergents et en développement. À cet égard, l'engagement politique de l'Afrique en faveur de l'ASLECAF demeure fort, comme l'atteste la désignation l'année dernière, l'année 2023, comme étant l'année de l'accélération de sa mise en œuvre. J'invite alors les BRICS à s'intéresser à cet instrument, d'autant plus que selon le rapport de la CEA, les activités d'investissement et de commerce des BRICS offriront des opportunités importantes pour le vaste secteur agricole inexploité de l'Afrique. Par ailleurs, l'accession de l'Afrique au G20 offrirait certes à l'Afrique une plateforme centrale pour amplifier ses positions sur les questions économiques mondiales pour un multilatéralisme plus inclusif. Elle constituerait aussi une opportunité pour le continent d'œuvrer avec les BRICS en faveur de l'événement d'une gouvernance économique mondiale plus juste et plus inclusive. Toutes les actions que nous menons, mesdames et messieurs, en faveur du progrès et du développement ne peuvent se pérenniser sans la paix, la stabilité dans le monde. Aussi, voudrais-je attirer notre attention sur l'urgence de chercher ensemble les voies et moyens de mettre fin aux conflits fratricides en Afrique, et plus particulièrement aux extrémismes de tous bords, aux changements anticonstitutionnels qui compromettent la paix et la stabilité et freinent la prospérité de notre continent. Nous devons également continuer à encourager la Russie et l'Ukraine à mettre fin à la guerre qui les oppose, d'autant plus que les conséquences de cette guerre n'affectent pas seulement l'Europe, mais aussi le monde dans son ensemble. Mesdames et messieurs, l'opportunité nous est offerte aujourd'hui d'unir nos forces pour contribuer à rendre ce monde plus juste, plus fort et plus prospère en travaillant en toute synergie pour établir un nouveau partenariat franc et équilibré basé sur la complémentarité et non sur une autre forme de dépendance. Nous parviendrons à constituer une force plus importante sur la scène internationale. Nous parviendrons aussi et surtout à trouver une réponse durable aux défis auxquels nos pays sont confrontés pour plus de paix, de stabilité et de croissance économique. Je vous remercie. Thank you, President Asunami. I now want to call upon His Excellency President Evariste Ndayishimiye, President of Burundi, and also the Chair of the East African Community. President. Merci, Excellence, Monsieur Cyril Ramaphosa, Président de la République d'Afrique du Sud, chers frères, Excellence, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, membres et amis des BRICS, Votre Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, Excellences, Mesdames, Messieurs, les participants, tout protocole observé. J'aurai grâce à Dieu pour sa miséricorde, lui qui nous a tous réunis dans cette belle ville sud-africaine de Johannesburg. Permettez-moi d'exprimer ma profonde gratitude au gouvernement et au peuple frère sud-africain pour avoir invité mon pays, le Burundi,
à participer à ce 15e sommet des BRICS, dont le thème place l'inclusion de l'Afrique au centre des échanges, ainsi que pour l'accueil chaleureux à moi-même et ma délégation. Excellences, Mesdames, Messieurs, ce sommet intervient à un moment particulier où le monde traverse plusieurs crises économiques, géopolitiques et sécuritaires. Ce sommet offre une excellente occasion pour BRICS, soutenus par leurs nombreux amis, de réfléchir à une réponse collective face aux défis contemporains, en réaffirmant les principes de respect et de compréhension mutuelle, d'égalité, de solidarité, d'ouverture et d'inclusion. Contrairement à ce que certains peuvent penser, moi je considère que la coalition des BRICS est une voie d'accélérer les projets concrets et communs et d'élargir le cercle d'amis à des membres. Cette coalition vient pour créer l'ordre dans la diversité afin de faire face aux défis mondiaux de ce moment. Le Burundi souscrit aux principales conclusions et recommandations issues des réunions informelles sectorielles visant la promotion de la coopération sud-sud, le renforcement des partenariats mutuellement bénéfiques avec l'Afrique dans un monde multipolaire et dans le cadre de la zone de libre-échange africaine. L'approfondissement du multilatéralisme progressiste, la stimulation des réformes de la gouvernance et des institutions mondiales. Excellences, Mesdames, Messieurs, le Burundi a la ferme conviction que son indépendance ne peut être effective sans une réelle indépendance économique. C'est pourquoi, sur base des opportunités que le Burundi offre, nous nous sommes fixés une nouvelle vision, faire du Burundi un pays émergent à l'horizon 2040 et un pays développé à l'horizon 2060. Cette vision repose sur l'engagement de l'État burundais à développer et à diversifier l'économie nationale et à stimuler la production afin d'augmenter considérablement les exportations. Pour y parvenir, le Burundi veut nouer et renforcer des partenariats fructueux et mutuellement bénéfiques avec les membres et amis du BRICS pour améliorer nos performances. Dans le secteur minier, le sous-sol burundais reste inexploité. C'est pourtant l'un des secteurs prometteurs sur lequel le Burundi mise pour réaliser une percée économique. La technologie et l'industrie manufacturière restent les grands défis de mon pays malgré une main-d'œuvre abondante. Je réitère la disponibilité du gouvernement du Burundi à coopérer pleinement avec les partenaires sérieux qui souhaitent appuyer les efforts du développement et investir au Burundi. Pour accélérer le développement socio-économique du Burundi, nous espérons une fructueuse collaboration avec la nouvelle banque de développement afin d'accroître la production d'énergie, le développement des infrastructures, l'économie numérique, la gestion et l'exploitation des ressources naturelles. Excellences, Mesdames, Messieurs, je suis venu participer à ce sommet des BRICS parce que je crois fermement qu'il constitue un tournant dans la marche du monde, un nouveau chapitre dans l'histoire de l'économie mondiale, dans la mesure où il couvrira de nouvelles opportunités basées sur de nouveaux paradigmes. Il y a beaucoup à dire dans de telles circonstances, mais permettez-moi d'en mentionner à cette heure où des changements significatifs se produisent dans le monde. Mon pays est du côté de ceux qui appellent à des réformes de la gouvernance mondiale, en particulier
dans les institutions décisionnelles telles que le Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous espérons que la voix des membres et amis du BRICS sera enfin entendue. Excellences, Mesdames, Messieurs, en conclusion, mon pays réaffirme son engagement à jouer son rôle dans la construction d'un ordre mondial fondé sur la primauté du droit, un monde pacifique, équitable et prospère. Nous renouvelons également nos vifs remerciements à tous les États membres des BRICS pour l'aimable invitation à participer à ce sommet dont les conclusions seront sans aucun doute bénéfiques pour les BRICS et l'Afrique et le monde. Je vous remercie de votre aimable attention. Thank you, President. I now want to call upon His Excellency President Miguel Diaz-Canel, the President of the Republic of Cuba, also Chair of the Group of 77. President Canel. Su Excelencia Cyril Ramaphosa, Presidente de la República de Sudáfrica, distinguidos jefes de Estado y de Gobierno y demás jefes de delegaciones, estimados participantes. Es un alto honor y un privilegio participar en una cumbre de BRICS, un mecanismo de integración que por su novedad y diversidad abre expectativas y esperanzas en el camino del fortalecimiento del multilateralismo que hoy resulta tan urgente como imprescindible para el destino mismo de la humanidad. Valoramos mucho que esta cita acontezca en tierras africanas, cuna de una parte de nuestros ancestros que alimenta de forma fundamental la esencia misma de la identidad cubana. La satisfacción es aún mayor porque nos trae a Sudáfrica, país al que nos unen históricos lazos de hermandad. Cerca de 400.000 compatriotas contribuyeron a la lucha contra el apartheid en tierras africanas. 2.289 de nuestros combatientes internacionalistas cubanos cayeron heroicamente, escribiendo con su sacrificio una de las páginas más hermosas en la historia de la solidaridad entre los pueblos. Quiero citar y recordar un conocido refrán africano: las huellas de los que caminaron juntos jamás se podrán borrar. En el caso de Sudáfrica y Cuba, esas huellas son tan sólidas e imborrables como la memoria de los líderes históricos de ambas naciones. Jamás podremos olvidar el abrazo de Nelson Mandela y Fidel Castro al encontrarse aquí y exigirse mutuamente el reencuentro, como solo ocurre entre hermanos muy entrañables. Asisto a este diálogo con la enorme responsabilidad que representa para Cuba presidir el Grupo de los 77 y China, la más amplia y diversa agrupación de naciones en desarrollo. Somos 134 países, 2/3 de los miembros de la Organización de Naciones Unidas, donde vive casi el 80% de la población del planeta, enfrentando los desafíos colosales de un mundo cada día más desigual, en el que se han multiplicado la exclusión y la pobreza después de 2 años de pandemia, seguidos de dramáticos conflictos. En los últimos 10 años, las naciones del sur han visto duplicarse su deuda externa, ya pagada con creces. Aumentan las medidas coercitivas unilaterales. Más de 3.000 millones de personas se ven afectadas por la degradación de los ecosistemas. Más de 1 millón de especies de plantas y animales están en peligro de extinción, según se lee en el mensaje del secretario general por el Día Mundial del Medio Ambiente. Si no actuamos de inmediato, legaremos a nuestros hijos y nietos un planeta no solo irreconocible para quienes venimos del siglo anterior, sino tristemente condenado a resultar inhabitable. A 7 años del plazo fijado para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el panorama es desalentador. La mitad de las 169 metas acordadas están muy lejos de ser cumplidas. Más del 30% de ellas no han experimentado ningún avance
o lo que es peor, muestran retrocesos con respecto a 2015, de acuerdo con el más reciente informe de Naciones Unidas. Los países desarrollados de Occidente y las grandes transnacionales han diseñado un orden internacional que no toma para nada en cuenta el progreso de las naciones del sur y solo resulta eficaz para exiguas minorías. El grupo de los 77, China y los BRICS, tenemos la responsabilidad y la posibilidad de actuar por un cambio de ese injusto orden mundial. No es una opción, es la única alternativa. Hoy nadie puede cuestionar la creciente autoridad de los BRICS. Por eso no dudamos en dar la bienvenida a su eventual ampliación, que contribuiría a reforzar su relevancia y representatividad. Ha sido un reclamo histórico del Grupo de los 77, como lo es también de los BRICS, emprender una transformación real de la arquitectura financiera internacional profundamente injusta, anacrónica y disfuncional. Creemos firmemente que el nuevo Banco de Desarrollo creado por los BRICS puede y debe convertirse en una alternativa frente a las actuales instituciones financieras que han aplicado por casi un siglo recetas draconianas para lucrar con las reservas del sur y reproducir sus esquemas de sometimiento y dominación. Saludamos de manera especial la designación de la querida Dilma Rousseff al frente de esa entidad y la loable iniciativa de los BRICS de crear un mecanismo de reserva de monedas extranjeras de base amplia que garantice certidumbre y estabilidad al sur. Seguramente, la extensión de ese mecanismo a otros países contribuiría a paliar los desequilibrios del sistema monetario actual. El establecimiento de líneas de crédito mutuas en monedas locales por los bancos de los países del BRIC y la posibilidad de crear una moneda única para sus operaciones son también iniciativas que pudieran aplicarse en las relaciones con otros países en desarrollo para reducir el abusivo monopolio de la moneda estadounidense que refuerza y garantiza una hegemonía dañina para el resto del mundo. Los países del BRIC son líderes mundiales en la producción agrícola, concentrando alrededor de 1/3 de los alimentos producidos a nivel global. Su acción conjunta con el resto de los países en desarrollo sería un aporte sustancial a la eliminación del hambre que hoy padecen más de 700 millones de personas en el mundo. En materia de cambio climático, enfatizamos en el valor estratégico de la coordinación efectiva entre los BRIC y el Grupo de los 77 para salvaguardar el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas en la implementación de la Convención Marco y el Acuerdo de París. En la COP28, que tendrá lugar este año en Dubái, por vez primera se celebrará una cumbre de líderes del Grupo de los 77 convocada por Cuba para reforzar la coordinación estratégica. El desarrollo científico-técnico está hoy monopolizado por un club de países que acaparan la mayoría de las patentes, las tecnologías, los centros de investigación y promueven el drenaje de talento de nuestros países. El G77 y los BRIC deben y pueden hacer más para cambiar esa situación y en ese espíritu Cuba ha convocado una cumbre de jefes de Estado y Gobierno del Grupo de los 77 y China sobre ciencia, tecnología e innovación como premisa para el desarrollo. Tendrá lugar el 15 y el 16 de septiembre próximo en La Habana. Ahí les esperamos. Para avanzar hacia un futuro más justo y sostenible, el momento de la acción colectiva no es mañana, es ahora. Creemos firmemente en el poder de la unidad en la diversidad y en que es la hora de actuar unidos en defensa de históricos reclamos que, por no ser atendidos a tiempo, han multiplicado los problemas que enfrentan hoy nuestras naciones. Y ya que estamos en la nación del arco iris, que ha vencido el odio del pasado, integrando su rica diversidad de culturas, idiomas y creencias religiosas, asumamos todos los preceptos de la sabia filosofía humanista africana del Ubuntu, la ética del cuidado del otro, que frente al egoísmo y el individualismo promueve una vida solidaria, fraternal y respetuosa en la que nadie quede atrás. El G77 y los BRIC
Tenemos la oportunidad de generar una transformación histórica. Por el bien de las futuras generaciones, hagámoslo. Muchas gracias. Thank you, President Canal. I now have the honor to call upon His Excellency Ismail Omar Guelleh, the President of the Republic of Djibouti and Chair of the Intergovernmental Authority on Development, IGAD. Thank you, Chair. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. His Excellency Okay, तो जब वो बोलेंगे start commentary, then we will start. Last. But if you're wearing the earphone, means there will be a lot of comments. Then he is only telling always you wear the